हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज के बारे में और ये मेरा थर्ड वीडियो है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन सी लैंग्वेज का। देखिए, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। पहले उस लैंग्वेज का ग्रामर रूल एंड देन उस लैंग्वेज का लैंग्वेज रूल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर रूल को। हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग लिखने जाते हैं तो, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या अलाउंस हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कंसंट्रेटेड होगा दो चीज़ों पे। पहला वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझने पे एंड दूसरा सी के टोकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी टोकन्स क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल से। तो अगर मुझे वेरिएबल को डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन द डेफिनेशन वुड बी इन कंप्यूटर साइंस वेरिएबल्स आर द नेम्ड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। नाउ, अब ये एक छोटा सा डेफिनेशन है बट आपको यहाँ पे दो चीजें माइंड में रखनी है। पहला, वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन है कंप्यूटर्स के मेन मेमोरी के इनसाइड। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल के बारे में हम ये समझते हैं कि वो वैल्यू जो वैरी कर जाए वो वेरिएबल कहलाएगी। तो कंप्यूटर में इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमको समझना होगा। देखिए, एक्चुअली प्रोग्रामिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन से ही करते हैं। मतलब हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं एंड देन उसी वेरिएबल को हम प्रोग्राम में प्रोसेस करते हैं ऑन डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ओके, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले करते कैसे? देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिक्लेरेशन एंड दूसरा होता है इनिशियलाइजेशन। हम दोनों ही के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि वेरिएबल का एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे और आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि एक्चुअली में वेरिएबल क्या होता है और वो उसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो अगर मुझे वेरिएबल को एक्सप्रेस करना होगा तो मुझे सबसे पहले एक डेटा टाइप लगाना होगा। लेट सपोज दैट डेटा टाइप इज इंट। आप घबराइए मत, हम लोग डेटा टाइप के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ, इंटीजर एक डेटा टाइप है जो कि अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इंटीजर जो एक नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ मैं एक वेरिएबल लेट सपोज वैर नाम से ले लेता हूं। var, और इसमें अगर मैं कोई वैल्यू असाइन कर दूं लेट सपोज 40, देन ये एक्चुअली में एक एग्जांपल है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। उसी तरह से अगर मैं दूसरा वेरिएबल भी एग्जांपल के लिए ले लूं तो यहाँ पे लेट सपोज मैं अब इस बार डेटा टाइप को चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं डेटा टाइप इस बार फ्लॉट ले रहा हूँ। फ्लॉट का मतलब होता है जो डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे। तो एक्चुअली ये डेटा टाइप डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। लेट सपोज मेरे पास एक अनदर वेरिएबल है जिसका नाम var1 है। ठीक है, तो मैं अब var1 के नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं। देन इसकी वैल्यू लेट सपोज मैं 30.50 असाइन कर देता हूं। तो ये एग्जांपल है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों ही का। अब डिक्लेरेशन क्या होता है एंड इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इसको भी आप बेहतर तरीके से पहले समझिए। मैं राइट साइड में इसके एग्जांपल्स को डेमोस्ट्रेट करता हूं एंड अब तब समझेंगे कि एक्चुअली नेम्ड लोकेशन एंड कंप्यूटर्स मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत होती है। तो अगर मैं सिंपली लिख दूं यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं अगर लिख देता हूं यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूं जैसे int एंड देन फॉलोड बाय वेरिएबल का नेम। लेट सपोज वेरिएबल का नेम मैं ले रहा हूं var और इसको मैं टर्मिनेट कर दे रहा हूं सेमीकोलन से। तो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, ये आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। अब आपको इसको ग्राफिकली समझिए कि एक्चुअली वेरिएबल डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर के लिए। ओके,
देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, इन कंप्यूटर साइंस वेरिएबल्स आर द नेम्ड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो सबसे पहले फोकस करते हैं कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती क्या है। तो कंप्यूटर में बेसिकली हम मेन मेमोरी जब कहते हैं तो मेन मेमोरी हम रैम को कहते हैं। रैम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो लेट सपोज मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेट सपोज एक बॉक्स है और ये जो बॉक्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लेट सपोज मेरा रैम है। ओके, इसको मैं रैम बोल रहा हूँ, तो ये एक रैम हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये एक्चुअली में रैम है कंप्यूटर की मेन मेमोरी, इसी को कहते हैं। मैं वो भी लिख देता हूँ, मेन मेमोरी इज नॉन एज रैम। ओके, तो अब क्या होता है कि वेरिएबल एक्चुअली में एक लोकेशन होती है मेन मेमोरी के इनसाइड में। इंस्टेड ऑफ वैल्यू ये एक लोकेशन होती है। देखिए जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो हमारा कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इस वैर नाम के वेरिएबल के लिए एक लोकेशन क्रिएट करता है रैम के इनसाइड में। ये लोकेशन एक्चुअली में एक ब्लॉक होता है ऐसा। तो लेट्स सपोज मैं क्रिएट कर रहा हूं एक ब्लॉक, ये रहा मेरा एक ब्लॉक। ओके, ये मेरा एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक एक्चुअली में रिजर्व होता है किस वेरिएबल के लिए, ये रिजर्व होगा वैर नाम के वेरिएबल के लिए, जो मैंने वैर नाम का वेरिएबल टॉप पे डिफाइन किया है उसके लिए। तो ये लोकेशन रिजर्व हो गई वैर के लिए, और यही लोकेशन जो लोकेशन है यही लोकेशन वेरिएबल कहलाती है। इसको ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर के मेन मेमोरी के इनसाइड में जो लोकेशन रिजर्व की जाती है किसी वेरिएबल के अगेंस्ट, वही वेरिएबल नेम के अगेंस्ट, वही एक्चुअली में वेरिएबल होती है। अब इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू, जो वैल्यू जाके स्टोर होगी वहां पे, वो वेरी हो सकती है। मतलब वो यूजर स्पेसिफिक भी हो सकती है और यूजर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पास कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। तो राइट नाउ आप इसको ऐसे समझिए कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिस वेरिएबल का नाम वैर था, और जैसे ही हमने उसको एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस वेरिएबल के लिए एक लोकेशन अलॉट कर दी। वो ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे आके कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो वैर की होगी। ठीक है, बट राइट अभी हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं। अभी हमारे पास क्या है, तो सिर्फ डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन पार्ट का मतलब होता है जहां में सिर्फ डिक्लेयर किया है, वैल्यू नहीं दी है। तो वैल्यू दो तरह से दे सकते हैं, एक यूजर के थ्रू दे सकते हैं और एक हम कांस्टेंट की तरह दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल बिगिनिंग में मैं कांस्टेंट पे फोकस करता हूं। तो अब देखिए कि इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं। अब इसी वेरिएबल को जो हमने बनाया है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि VAR, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसको इसी तरह से लिख दूं VAR where इज इक्वल टू लेट्स सपोज 40, तो ये एक्चुअली में एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। ओके, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग के टाइम पे, रियल टाइम पे मैं आपको समझा रहा हूं, तो हो सकता है कि टाइपो एरर हो, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब ये कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो असाइनमेंट ऑफ वैल्यू ही क्या कहलाती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाती है। ओके, जैसे ही हम ये वैल्यू असाइन करते हैं, ये वैल्यू एक्चुअली में इस प्लेस पे जहां पे हमारा वेरिएबल असाइन था वहां पे जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये 40 यहां जाके स्टोर हो गई ना। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इस रैम में ये जो ब्लॉक बना है इसका साइज क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये ब्लॉक बनाता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम कितना मेमोरी इस ब्लॉक को देगा, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डेटा पे जो हमने डिफाइन किया है, मतलब डेटा टाइप पे। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप डेटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस वजह से इंटीजर टाइप डेटा टाइप में अगर मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है तो 4 बाइट मेमोरी अलॉट होगी,
बाइट मेमोरी अलॉट होगी इस ब्लॉक के लिए। ओके, फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है, अगर मेरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, तो इंटीजर टाइप डेटा टाइप डिक्लेरेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम 4 बाइट मेमोरी का एक ब्लॉक बनाएगा वेरिएबल के लिए। ओके, आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसी केस में अगर मैं एक और वेरिएबल जो मैंने उस साइड एग्जांपल लिया है, अगर उसी वेरिएबल को मुझे यहाँ पे ले लूँ, मैं लेट्स सपोज मैंने ले रहा हूँ फ्लॉट और वेरिएबल का नेम लेट्स सपोज मेरा है var 1 और इसके अगेंस्ट मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ लेट्स सपोज 50। ओके, तो ये देखिए, अब ये एक एग्जांपल हो गया जहां पे हमने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों ही एक टाइम पे ही कर दिया। हम ये ऐसा कर सकते हैं, ये अलाउड है। सी में धीरे धीरे आपको ये चीज पता चल जाएगी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें हमने इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन दोनों ही पार्ट को दे दिया है, मतलब हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी। ठीक है, बट अब इसमें आपको समझने वाला बात क्या है कि यहाँ पे हमने एक दूसरा डेटा टाइप यूज किया है जो फ्लॉट टाइप का है, और फ्लॉट किसी डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में एक्चुअली में हमारा रैम कैसे बिहेव करेगा, तो देखिए, इस रैम में एक फिर से एक मेमोरी ब्लॉक बनेगी। ये मेमोरी ब्लॉक साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी और इस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या होगा, तो ऑब्वियसली इस मेमोरी ब्लॉक का नाम var 2 होगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ var 1 होगा। तो var 1 के नाम से मैंने ये रिजर्व हो गई इस वेरिएबल के लिए। अब इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, तो इसमें ऑब्वियसली एक वैल्यू स्टोर होगी, ये भी समझिएगा 50.00 ये वैल्यू स्टोर होगी वेरिएबल 1 के अंदर में, क्योंकि हमने डेटा टाइप अलॉट किया हुआ है फ्लॉट टाइप का। तो जैसे ही हम फ्लॉट अलॉट करेंगे तो वो क्या होगा, वो डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो डेसिमल वैल्यू के 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल पार्ट 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंट के एग्जैक्ट डबल मतलब 8 बाइट मेमोरी इसको बना के देगा, मतलब 8 बाइट ऑफ मेमोरी रिजर्व होगी वेरिएबल 8 बाइट BYT 8 बाइट मेमोरी रिजर्व होगी ये वेरिएबल 1 के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये धीरे धीरे आपको और बेहतर समझ में आएगी जब हम लोग डेटा टाइप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि डेटा टाइप के थ्रू दो टास्क परफॉर्म होता है। एक टाइप ऑफ डेटा क्या होगा एक वेरिएबल का ये पता चलता है, एंड दूसरा उस डेटा टाइप डिक्लेरेशन के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी अलॉट करता है किसी वेरिएबल को एक रैम के इनसाइड। चलिए, आई थिंक आप वेरिएबल के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। मेरा पर्पस भी 100% आपको क्लियर करना भी नहीं है, अभी हम बिगिनिंग स्टेज में हैं, हमें कई सारी चीज़ें अभी सीखनी है, उसके बाद आप वेरिएबल के बारे में बेहतर कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप समझते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली किन बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है। इसको वेरिएबल के स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो हम सी जैसे लैंग्वेज में बाउंड होते हैं डेटा टाइप लगाने के लिए। तो लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं और इसका डेटा टाइप मैं इंटीजर टाइप बना रहा हूं। अब उस इंटीजर के साथ मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, लेट्स सपोज var नाम का। ठीक है, एक var नाम का मैं वेरिएबल ले रहा हूं एंड मैं स्पेस जानबूझ के ले रहा हूं आपको कुछ समझाने के लिए। इतना स्पेस होता नहीं है, यूज करते नहीं हम लोग, बट मैं इसको समझाने के लिए, कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो var नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया। अब उस var नाम के वेरिएबल के अंदर में मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज द वैल्यू इज 50 और इसके बाद हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं सिंबल से। ओके, तो ये मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो एक्चुअल में ये एक रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल का, ये वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन है। ऑलराइट, अब इस वेरिएबल को समझते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को। ये इसको अगर मैं सर्कल कर दूं समझाने के लिए, तो ये एक वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन है, इजंट इट। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत हेल्प करेगा आपको
आने वाले क्लासेस में। देखिए, वेरिएबल कई सारे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है और उन्हीं ब्लॉक्स को टोकन्स कहते हैं। अब मैं टोकन्स पे आऊंगा। सबसे पहले मैं इसके ब्लॉक्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, पहला पार्ट जो वेरिएबल में बना, वो पहला पार्ट एक्चुअली में एक डेटा टाइप है, राइट। तो पहला पार्ट तो हमारे पास एक डेटा टाइप है और वो डेटा टाइप क्या करेगा ये भी आप समझिए। देखिए, कितने पार्ट्स हैं इसके पहले ये समझिए। एक पार्ट आपका ये है, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका वेर है। तीसरा पार्ट आपका इक्वल टू है। फोर्थ पार्ट आपका ये 50 है, ओके। फिफ्थ पार्ट आपका ये टर्मिनेशन सिंबल है। तो टोटल 5 पार्ट्स एक्चुअली में हमने कंबाइन किए इस वेरिएबल डिक्लेरेशन में। अब ये 5 पार्ट्स एक्चुअली हैं क्या, एक एक करके मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए, समझते जाइएगा और ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए, सबसे पहले आते हैं इंट पे कि इंट क्या है। तो इंट सबसे पहले एक कोई आप याद रखिए, आप एक चीज तो आपको पता है कि डेटा टाइप है। इसके अलावा इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक जगह आप बोलते हैं डेटा टाइप है, दूसरी जगह आप बता रहे हैं कि कीवर्ड है। देखिए, डेटा टाइप है ये, बट ये एक्चुअली कीवर्ड है। ये मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको अभी समझ आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये याद रखिए, ये डेटा टाइप है एंड कीवर्ड है। इसके बाद आते हैं वेरिएबल पे। तो ये वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम है एंड एक्चुअल में इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं आइडेंटिफायर। इसको कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड इक्वल टू। तो ये इक्वल टू नहीं है बल्कि ये एक ऑपरेटर है। ये एक ऑपरेटर है, OPERA। ओके, ये एक ऑपरेटर है। किस टाइप का ऑपरेटर है, तो ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू में असाइन करता है। मतलब 50 को वेरिएबल में जाके असाइन करता है। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट एक नंबर है जो कि एक कांस्टेंट है। इसको मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसको मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं। इसको दूसरे भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में इसको लिटरल भी कहते हैं, ओके। एंड लास्टली हमारे पास एक टर्मिनेशन सिंबल है जिसको हम लोग कहते हैं पंक्चुएटर। तो अब आप देखिए कि एक वेरिएबल कितने पार्ट से मिलके बना है। ये कीवर्ड है, इसमें कीवर्ड भी है, आइडेंटिफायर भी है, ऑपरेटर्स भी हैं, पंक्चुएटर्स भी हैं एंड कांस्टेंट्स भी हैं। तो अब क्वेश्चन है कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो एक्चुअली ये सारी चीजें टोकन्स हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टोकन्स पे। इतना तो आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। अब पहले समझते हैं टोकन्स होता क्या है। एक्चुअली अब हम लोग ग्रामर पार्ट में इन कर रहे हैं, जहां से हम सीखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, मतलब क्या हम यूज कर सकते हैं और क्या हमें हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ये सारी चीजें हम अब यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अब टोकन पार्ट को। तो अगर हमें टोकन को डिफाइन करना होगा इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो द डेफिनेशन वुड बी इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोकन्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम। अब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में समझिए। देखिए, जब कोई पर्सन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है तो उसे डिफरेंट आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ब्रिक्स, रॉड, सीमेंट, होम अप्लायंसेस, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है जो बिल्डिंग में लगी होती है। तो उन सारी चीज़ों को जब कंबाइन करते हैं तो एक बिल्डिंग स्वरूप लेता है। तो वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में जब हम एक प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो हमें भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की, हमें कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स की जरूरत होती है। वो सारे स्मॉलेस्ट ब्लॉक टोकन्स कहलाते हैं। मतलब टोकन्स के मिलने से ही एक प्रोग्राम बनता है। तो
अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप टोकन्स के रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को समझ लेते हैं तो आप बहुत सारे सिंटैक्स एरर से जो सिंटैक्स एरर प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन में होता है उससे आप ऊपर उठ जाएंगे, वो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोकन्स के बारे में ये समझ लीजिए कि वो छोटे छोटे इंडिविजुअल ब्लॉक्स जिससे मिलके एक प्रोग्राम बनता है वो टोकन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस वेरिएबल में जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो हम अलग अलग टाइप के टोकन्स को यूज करते हैं। पहले देखते हैं कि कितने टाइप के टोकन्स होते हैं। ठीक है, तो इन सी वी आर हैविंग फॉलोइंग टोकन्स। लेट्स सी व्हाट आर द टोकन्स आर। सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द टोकन्स। फर्स्ट नेम ऑफ द टोकन इज नॉन एज कीवर्ड। पहला टोकन कीवर्ड कहलाता है। सेकंड आपका है आइडेंटिफायर। थर्ड is known as constants. Fourth is known as operator. And fifth is known as punctuators. ये 5 बेसिक टोकन्स होते हैं जिससे मिलके आपका प्रोग्राम बनता है। अब अगर आप इसको कंपेयर कीजिए लेफ्ट साइड में लिखे हुए वैल्यूज से जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन में यूज किया है, तो आप देखेंगे कि वो सारे ही टोकन्स एक वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों पार्ट में यूज हुए हैं। देखिए कीवर्ड्स, ये इंट एक कीवर्ड है, आइडेंटिफायर वेरिएबल का नेम आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल है, कॉन्स्टेंट्स जो वैल्यू हमने वेरिएबल के अगेंस्ट पास की है वो एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंट का, ऑपरेटर जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है वो ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, एंड पंक्चुएटर जो स्पेशल सिंबल हमने टर्मिनेशन के लिए यूज किया है वो पंक्चुएटर के अंदर आते हैं। तो अगर आप देखिए तो एक वेरिएबल का स्ट्रक्चर भी टोकन्स से के रूट से ही जाता है, मतलब टोकन्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि टोकन्स वो इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टोकन्स के बारे में। हम ये देखेंगे कि क्या रूल्स होते हैं, कितने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कितने इम्प्रोवाइजेशन के स्कोप होते हैं जब हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं कीवर्ड से। आई एम जस्ट रिसाइटिंग। एवरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हैविंग सम रिजर्व वर्ड्स इन इट्स लाइब्रेरी that are directly used by compiler/interpreter for specific purpose. Those words are known as keywords. अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला कीवर्ड के बारे में कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर दिया गया है स्पेशल पर्पस के लिए, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसकी मीनिंग को डायरेक्टली समझता है और उसको उसी पर्पस के लिए यूज करता है जिस पर्पस के लिए वो डिफाइंड है। ये तो हो गई बात टेक्निकल। रियल लाइफ में भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल आर नॉन एज ह्यूमन बीइंग। हमने ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज कर रखा है। हम लोग ह्यूमन बीइंग में आते हैं। एक कैटेगरी कैटल्स की है, एक कैटेगरी बर्ड्स की है। तो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए कैटेगराइज करके रखा हुआ है उनको, और वो सारे नेम्स रिजर्व वर्ड्स हैं। हम ह्यूमन को कैटल नहीं कह सकते हैं एंड कैटल को ह्यूमन नहीं कह सकते, राइट? तो वो सारे वर्ड्स रिजर्व हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में यूज करते हैं। वैसे ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम को इंटरप्रेट या कंपाइल करते हैं तो उस समय पे वो कुछ रिजर्व वर्ड्स के थ्रू स्पेशल पर्पसेस को फुलफिल करते हैं, मतलब उसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। वो सारे रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स कहलाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ, जैसा कि मैंने कहा हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो सी में भी कुछ कीवर्ड्स हैं। ये अराउंड 32 वर्ड्स ऐसे हैं जो कीवर्ड्स के फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो अब मैंने एक लिस्ट अटैच कर दी है जो 32 कीवर्ड्स की है, और ये सारे कीवर्ड्स रिजर्व हैं अलग अलग पर्पस के लिए। मतलब वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं और किसी अदर टास्क के लिए नहीं।
चलिए, तो खैर ये जो आपको लिस्ट दिए हुए हैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको पता है, जैसे इंटीजर आपने यूज कर रखा है, फ्लॉट हमने यूज कर रखा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, बट बाकी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता क्योंकि हमने अभी वो सारी चीज़ें यूज नहीं की हैं। जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें यूज करते जाएंगे आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे याद होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं जो आपको माइंड में रखनी है कि कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। ओके, ये पहला पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है कि ये एक रिजर्व वर्ड होता है और इसमें ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व है, तो वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, now second point about the keyword is in C we are having 32 keywords. Okay, इन C लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड्स अवेलेबल है। ईच कीवर्ड इज रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस। ओके, मतलब कि हर कीवर्ड स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व है। कंपाइलर उसको उसी पर्पस के लिए, उन्हीं पर्पसेस के लिए यूज करेगा, दूसरे किसी पर्पस के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स फॉर अदर पर्पसेस इन प्रोग्राम। ओके, मतलब हम और किसी पर्पस के लिए हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। जिन पर्पस के लिए वो डिफाइंड है वही पर्पस वो फुलफिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंट, किसी वेरिएबल के साथ अगर मैं इंट लगाता हूँ इंटीजर टाइप और एक वेरिएबल का नाम ले, सपोज मैं कोई एक नेम ले लेता हूँ वैर नाम का, तो एक्चुअली में ये क्या है, यहाँ पे इंट एक कीवर्ड है जिसका स्पेशल पर्पस एक वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर करना है और उसी स्पेशल पर्पस के लिए कंपाइलर उसको यूज करेगा। उसी तरह से अगर मैं फ्लॉट लिखता हूँ तो ये भी एक तरह का, ये फ्लॉट का स्पेशल पर्पस है कि वो सिर्फ और सिर्फ किस यूज होगा एक ही पर्पस से, वो है वेरिएबल या किसी फंक्शन या किसी क्लास के नाम, किसी क्लास के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो जब टाइप आइडेंटिफाई करना होता है तो हम ये इंट फॉर प्लॉट लगाते हैं। वो एग्जांपल्स हैं कीवर्ड्स के। वैसे ही हमारे पास 30 मोर एग्जांपल्स हैं जिसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे। ओके, तो ये तो हो गई कीवर्ड्स की बात। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में, जो कि सेकंड टाइप ऑफ कीवर्ड है। अगर मुझे आइडेंटिफायर को डिफाइन करना होगा तो द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर आइडेंटिफायर इज आइडेंटिफायर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज नेमिंग टेक्निक फॉर द ऑब्जेक्ट्स लाइक वेरिएबल्स, क्लास, फंक्शन, स्ट्रक्चर, एरे, जीटीसी। ना, यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो क्या है कि आइडेंटिफायर नेमिंग टेक्निक है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई क्लास एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई स्ट्रक्चर एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई एरे एक ऑब्जेक्ट होगा। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की नेमिंग टेक्निक होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में अगर मैं समझूं तो हम एज एन ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट होते हैं, तो ह्यूमन वहां पे कीवर्ड था, बट मेरा नेम भी यहाँ पे है। नेम क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्चुअली नेम मेरा मुझे आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, राइट। तो मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ और है, किसी और का नाम कुछ और है। तो नेमिंग टेक्निक हम उसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में भी डिफरेंट नेम्स हम लोग यूज करते हैं। किसी में चेयर्स यूज करते हैं, किसी को हम लोग पेन बोलते हैं, किसी को बुक बोलते हैं। तो डिफरेंट नेमिंग कन्वर्जन्स हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में डिफरेंट पार्ट्स को समझने के लिए कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा क्लास है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा स्ट्रक्चर है और उसके नेम्स क्या है, सेग्रीगेशन के लिए हम उनकी नेमिंग करते हैं। उसी नेम को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो अगर इस एग्जाम्पल से चलें जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वैर एक एग्जाम्पल है आइडेंटिफायर का।
अगर मैं कोई और वेरिएबल लेता हूँ जैसे ए नाम का, बी नाम का या मेरे खुद के नाम का, तो वो सारे एग्जाम्पल्स होंगे आइडेंटिफायर के। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइडेंटिफायर के थ्रू हम वेरिएबल और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि क्या रूल्स होते हैं एक आइडेंटिफायर को लिखने के। ओके, अब ये रूल्स समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स आपको समझना। फर्स्ट रूल जो है वो है कि एन आइडेंटिफायर must start from any alphabet or underscore symbol। ओके, ये दोनों चीजों से ही हम उसको, अंडरस्कोर मीन्स ये वाला सिंबल, तो इसी दो चीजों से ही हम आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हैं। आइडेंटिफायर अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो इट मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम अल्फाबेट, और हमारे पास एक ही स्पेशल सिंबल जो हमें अलाउ करता है आइडेंटिफायर, वो है कि हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो इसके बारे में है वो है no other special character no other special symbol can be used for declaring identifiers। अब इसको भी ध्यान से समझिए कि हमारे कीबोर्ड पे कई सारे सिंबल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से हमारे पास सिर्फ फैसिलिटी है कि हम एक ही सिंबल को यूज कर सकते हैं जिसको हम अंडरस्कोर कहते हैं। उसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं हो सकता है आइडेंटिफायर को डिक्लेरेशन में। नाउ थर्ड पॉइंट अबाउट द identifier declaration, we cannot use keywords as identifier ओके। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। ये तो क्लियर कट है कि कीवर्ड को हम सिर्फ एक ही केस में यूज कर सकते हैं जिसके लिए वो डिफाइंड है, किसी और पर्पस के लिए नहीं। ओके, तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्विकली समझते हैं कि कौन से कि हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँ व्हाट आर द वैलिड थिंग्स, मतलब अगर मैं वैलिड डिक्लेरेशन में बोलूँ तो क्या वैलिड डिक्लेरेशन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ वैलिड डिक्लेरेशन। अब वैलिड डिक्लेरेशन में मैं आपको कुछ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स के एग्जांपल बताता हूँ, एंड बाद में हम लोग उसको एडिटर पे भी देखेंगे कि वो वैलिड कैसे हैं, ओके, एंड इनवैलिड कैसे हैं। तो वैलिड डिक्लेरेशन में सबसे पहले पॉइंट क्या कहता है कि एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट अंडरस्कोर एंड सिंबल, इजंट इट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक डिक्लेरेशन लिखना, और डिक्लेरेशन जो स्टार्ट होता है वो ऑब्वियसली एक डेटा टाइप से होता है जो कि आपका कीवर्ड होता है। तो मैं पहले एक डेटा टाइप ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने एक डेटा टाइप लिया int टाइप का, एंड एक कीवर्ड यूज किया लेट्स सपोज var नाम का। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये वैलिड है क्योंकि ये अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है, ये वैलिड है। उसी तरह से सेकंड अगर मैं करूं int var अंडरस्कोर ab, तो ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन है किसी वेरिएबल का, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन यूज किया है, लेटर्स एंड अंडरस्कोर का, जो कि एक वैलिड पॉइंट है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दीज थिंग्स। अब अगर मैं इसी में इंटीजर टाइप और अंडरस्कोर var लिख दूं तो ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि हम अंडरस्कोर के थ्रू हम एक डिक्लेरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये पॉइंट करता है कि आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनी अल्फाबेट अंडरस्कोर एंड सिंबल। तो ये एक वैलिड डिक्लेरेशन है। इन द सेम वे अगर हम तीन चीजों को मिक्स कर दें, लेट्स सपोज इंट अंडरस्कोर var
और मैं उसके बाद कुछ 1 2 3 नंबर पास कर दूं तो ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि नंबर्स को तो हमने यूज किया जो अलाउड नहीं है। नंबर्स को हम डायरेक्टली अलाउड यूज नहीं कर सकते हैं एट द हम मतलब कि एक वेरिएबल को हम स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते हैं, बट हम बाद में हम लेटर ऑन हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं, तो ये भी वैलिड डिक्लेरेशन के पार्ट में आएगा। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स की नेमिंग कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। अच्छा, अब इनवैलिड क्या होते हैं? नाउ इनवैलिड डिक्लेरेशन में अगर हम आए तो हमारे पास क्या होगा? अगर मैं इंटीजर टाइप 1 2 और var लिख दूं तो ये एक इनवैलिड डिक्लेरेशन है, क्योंकि वी कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेमिंग विथ अ नंबर। हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं इंट एंड इसके आगे में अगर मैं कोई कैरेक्टर स्पेशल सिंबल जैसे फॉर एग्जांपल @ यूज कर लूं, @234 और @var, ये भी एक इनवैलिड काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है, क्योंकि हम एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं जो कि बिगिनिंग में स्टार्ट यूज होगा, दैट इज अंडरस्कोर। ये सारे एग्जांपल्स आपको इनवैलिड टाइप के मिलते हैं। अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रैक्टिकली करके आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने आपको जो बताया है वो सही है। तो इसके लिए मैं एडिटर ओपन करूंगा और जाके एक छोटा सा कोड लिखूंगा जिसमें कि ये सारे एग्जांपल्स हम लोग चेक करेंगे। ओके, सो मैंने अभी अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है। हम डायरेक्टली एडिटर्स पे भी कोड कर सकते हैं, बट मैं अभी एडिटर्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपल रखता हूं कि हम लोग आजकल ऑनलाइन एडिटर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो मैं बस ऑनलाइन एडिटर्स को ओपन कर रहा हूं। गूगल में सर्च कीजिए सी कंपाइलर और आपको कई सारे ऑनलाइन एडिटर्स मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आप कोई भी यूज कर लीजिए, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्लिक किया तो देखिए एडिटर पे मैं पहुंच गया हूँ। मैं कुछ चीज़ों को मिनिमाइज कर देता हूँ जो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, और मैंने मिनिमाइज कर दिया। एक आप देख रहे होंगे हाफ स्क्रीन पे आपका एडिटर है और हाफ स्क्रीन पे वो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो मैं वो एग्जांपल्स को इसमें डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। देखिए, प्रिंटफ स्टेटमेंट अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड के फॉर्म में मुझे आउटपुट मिल जाएगा। हाँ, देखिए हेलो वर्ल्ड के फॉर्म में ये आउटपुट ले रहा है। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन करूंगा। सो प्रिंटफ को मैं रख भी सकता हूँ, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और इससे पहले मैं टॉप पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करता हूँ। तो वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन को पहले हम लोग देखते हैं। इंट var, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ सेमीकोलन से। अब अगर प्रोग्राम रन करूंगा और अगर कोई प्रॉब्लम एरर नहीं आएगी, इसका मतलब है ये वेरिएबल एक्सेप्ट हो गया है। तो मैंने इसको रन किया, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है, तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। अब एरर भी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसी केस में अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन को हटा दूँ तो ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। देखिए, ये देखिए एरर आ गया। ये एक सिंटेक्स एरर है जहाँ पे हमने ग्रामेटिकल एरर है एक तरह का, जहाँ पे हमने सिंबल को यूज नहीं किया जो मुझे टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट वैलिड टाइप। नाउ सेकंड वैलिड टाइप देखते हैं। फिर से मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ और लेट्स सपोज इसके बाद मैं इस वेरिएबल का नेम var_abc रख देता हूँ, जो कि हमने उसमें किया था। और अब इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल होगा। ये देखिए प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब है हमारा वेरिएबल वैलिड है। नाउ उसी तरह से अगर मैं थर्ड वेरिएबल भी एग्जीक्यूट कराऊं, यहाँ पे ऐसे इंट थर्ड वेरिएबल भी एग्जीक्यूट कराऊं, _var मैं इस बार ले रहा हूं और इसको भी एग्जीक्यूट अगर मैं कराता हूं तो ये भी एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये फिर से एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये वेरिएबल भी कंपाइलर ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब हम अंडरस्कोर से किसी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ एग्जांपल इसी का देखें तो मैं इंट लेता हूं, देन _var और इसके साथ मैं कुछ नंबर पास कर देता हूं 1 2 3। अब चेक करते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। तो अगर आप देखिएगा तो ये फिर से एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शंस ओपन हैं। आप इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। ये इस तरह के नेमिंग करने में आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शंस कहाँ हैं वो भी चेक करते हैं अभी। तो रिस्ट्रिक्शंस चेक करने के लिए मैं आता हूँ दो लाइन पीछे। ये पूरा आपका वैलिड वेरिएबल्स थे। अब मैं फिर से एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं वेरिएबल को स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 से, एंड देन मैं एक वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ var। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा।
देखिए ये एरर आ गया और एरर कहाँ शो कर रहा है 1 2 3 के पास। इसका मतलब है कि हम एक वेरिएबल को नंबर के थ्रू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। नंबर को हम बाद में भले यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हम नंबर से किसी वेरिएबल नेम का स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वो इनवैलिड है। ओके, उसी तरह से सेकंड पॉइंट अगर देखें, उसी तरह से अगर सेकंड पॉइंट भी अच्छा इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि फिर से वो एरर देगा। नहीं, चलिए ठीक है, मैं दूसरा भी ले लेता हूं, वो भी शो हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा इंटीजर टाइप लिया और इसमें मैं @ एक एज एन स्पेशल सिंबल यूज कर रहा हूं @ एंड VAR। ये भी एक वेरिएबल का फॉर्म है। अब ये भी एक इनवैलिड स्ट्रक्चर है। इसको मैं रन करा के दिखाता हूं आपको। देखिए अब आपके पास 2 एरर्स एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और ये आपके पास शो होने लग गए हैं। अच्छा, अब इसको मैं एक तरह से और दिखाता हूं। मैं इसको 1 मिनट के लिए इसको स्किप कर देता हूं और अब इसको रन कराइए तो भी देखिए ये एरर दे रहा है @ VAR का, क्योंकि हम ओनली एक स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं जो कि अंडरस्कोर है। तो ये वैलिड पॉइंट है, कीवर्ड वैलिड पॉइंट है आइडेंटिफायर के बारे में। अच्छा, एक चीज और आपको दिखाता हूं। इंटीजर यहाँ पे एक कीवर्ड है, आपको पता है इंटीजर एक कीवर्ड है। तो अगर इंटीजर को हमने INT लिखा है, अगर इसी के नेम को मैं चेंज कर दूं INT मीन्स कैमल केस में ले लूं INT और रन कराऊं तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा, ये भी एरर देगा। अब इसका मतलब आपको क्या समझ आया? इसका मतलब आप ये समझिए कि कीवर्ड्स को हमको उसी फॉर्म में लिखना होगा जिस फॉर्म में वो डिफाइंड है। मतलब हमेशा वो स्मॉल लेटर्स में ही डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज कैपिटल लेटर्स व्हेन वी आर डिफाइनिंग कीवर्ड्स। वैसे भी सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि मैं हमेशा कहता हूं कोशिश कीजिए कि आप प्रोग्राम को स्मॉल लेटर्स में ही ऑपरेट करिए, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक फ्लोट वेरिएबल लेता हूं और फ्लोट वेरिएबल लेने के बाद अगर मैं इसका फ्लोट FLOAT फ्लोट को मैं F कैपिटल कर देता हूं और रन करूंगा तो सेकंड पॉइंट पे एरर आएगा। देखिए फ्लोट पे एरर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस F को स्मॉल कर दूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और एरर हमारा भी इस पोर्शन पे आएगा, क्योंकि ये इनवैलिड डिक्लेरेशन है। समझ में आया? आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। 2 चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कैसे वो डिफाइंड होते हैं, इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं, डिक्लेरेशन किसको कहते हैं। ये सारी चीजें हमने इस पार्ट में देख ली हैं। ओके, एक चीज आप माइंड में रखिएगा हमेशा कि जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो हमेशा माइंड में रखिएगा कि वेरिएबल कंप्यूटर में लोकेशन होती है जहां पे कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं। लोकेशन जो रिजर्व कर दी जाती है उसी को वेरिएबल कहते हैं कंप्यूटर के टर्म में। बाकी आप इस वीडियो को अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो इसको रिपीट कीजिए, सुनिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड और भी अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि मैं और भी लोग इससे हेल्प ले पाएँ। मेरा सिंगल पर्पस है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई प्रोग्रामिंग सीखे। प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट नहीं है, ये एक हवा है जो लोगों ने क्रिएट किया है कि प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट है। थैंक यू। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है तो मैं आज यहीं के लिए रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए टोकन्स के बारे में एंड देन हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की ओर मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।